तो हाल ही में ब्रिक्स समिट 2023 साउथ अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में कंडक्ट करा जाता है और यहाँ से दो इम्पॉर्टेंट बातें निकल करके आती हैं। पहला ये कि क्या नया कोल्ड वॉर चालू हो रहा है बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स और सऊदी अरेबिया, या फिर दूसरा आप देखोगे तो क्या भारत और चाइना, जो कि कहीं ना कहीं आप देखेंगे गलवान इंसिडेंट के बाद से और कई सारे मुद्दे आपको देखने को मिल जाएंगे जहां इंडिया और चाइना अगेंस्ट में नजर आ रहे हैं, तो क्या ये वापस से दोस्त बनते हुए दिख रहे हैं? क्या ये दोनों अपने आप में वर्ल्ड पावर एक साथ बनकर के दिखाएंगे? तो इस चीज को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव रहने वाला है, तो प्लीज अगर आपको चैनल पसंद आता है और हमारे कंटेंट से आपको हेल्प मिलता है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और आइए शुरुआत करते हैं वीडियो के साथ में। तो रिसेंटली 22 से 24 अगस्त 2023 में जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका में आपको ब्रिक्स समिट देखने को मिल जाएगा 2023 का, जहां पर ब्राजील, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका के लीडर्स एक साथ आपको एक ही मंच पे देखने को मिलेंगे। लेकिन वेट, इन सब के बीच में रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन तो नजर नहीं आ रहे हैं। ब्रिक्स में तो रशिया भी है ना, लेकिन आपको बता देते हैं कि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने अरेस्ट वारंट जारी करा है, क्योंकि रशिया और यूक्रेन के बीच में जो वॉर चल रहा है, तो यूक्रेन के बॉर्डर पर स्थित जो बच्चे थे उनको रशियन प्रेसिडेंट ने वो अपने वतन लाते हैं और इसके वजह से उनके ऊपर वॉर और एब्डक्शन का आरोप लगाया जाता है और बच्चों के खिलाफ अत्याचार करने की बात करी जाती है। इस वजह से आईसीसी ने अरेस्ट वारंट जारी करा था। और क्योंकि इस बार का ब्रिक्स समिट आपको बताए साउथ अफ्रीका में हो रहा है, तो साउथ अफ्रीका आपको देखने को मिलेगा कि आईसीसी का सदस्य है और इस वजह से अगर पुतिन वहां पर लैंड करते तो फिर पुतिन को जेल में डाल दिया जाता साउथ अफ्रीका के। और समिट की शुरुआत कुछ इस प्रकार से होती है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब स्टेज पर जाते हैं तो वो भारत के झंडे को उठाते हैं और फिर उसे अपने जेब में रख लेते हैं, और ऐसा ही कुछ साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट सिरिल रामाफोसा भी करते हैं। और इस समिट में 6 नए सदस्य जुड़ जाते हैं, जिनमें ईरान, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, यूएई, अर्जेंटीना और इथियोपिया शामिल हैं। यानी कि 5 नेशंस के अलावा 6 और कंट्रीज जुड़ जाते हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान भी चाहता था और चाइना उसका सपोर्ट भी कर रहा था, लेकिन आप देखोगे तो प्रेशर होने के वजह से पाकिस्तान जो है वो तो अभी मेंबर नहीं बन पाया है फॉर द टाइम बीइंग, और ये एक्सपेंशन जो है वो चाइना काफ़ी टाइम से चाह रहा था। हालांकि भारत जो है वो इस प्रकार के एक्सपेंशन की बात नहीं करता है जहाँ पर कहीं पर कंसेंसस ना हो। तो आइए जानते हैं आखिर ये ब्रिक्स क्या है। तो बेसिकली 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आता है और उसके बाद आप देखोगे तो ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना, इनिशियली ये जो 4 नेशंस हैं ये ब्रिक नामक एक समूह बनाते हैं। और वर्ष 2001 में दरअसल ये बनाया ही इसीलिए जाता है कि वेस्ट का जो इन्फ्लुएंस है उसको एंड करना, और इस वजह से आप देखोगे एक हो जाते हैं। हालांकि इसका जो नाम सजेस्ट करा जाता है वो भी एक यूरोपियन ही होते हैं, जिम ओ'नील, जो कि गोल्डमैन सैक्स के तरफ से बिलोंग करते हैं, तो उन्होंने ये नाम सजेस्ट करा था। और 2009 में इसका पहला समिट रशिया में कंडक्ट करा जाता है और फिर अगले ही साल 2010 में साउथ अफ्रीका भी जुड़ जाता है और कुल मिलाकर के ये समूह ब्रिक्स के नाम से जाना जाता है। अगर हम इसके सिग्निफिकेंस की बात कर लेते हैं तो विश्व का 41% जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है वो ब्रिक्स नेशंस में ही रहते हैं। साथ साथ में कंबाइंड जीडीपी अगर आप देखोगे तो 23% वर्ल्ड का जीडीपी भी ब्रिक्स से ही कंट्रीब्यूट होता है, और साथ साथ में 25% जो लैंड है वो भी ब्रिक्स नेशंस में ही एक्सपैंड करता है। मिलिटरीली भी आप देखोगे तो इंडिया, चाइना और रशिया काफ़ी बेहतर इसमें काम करते हैं। और क्योंकि ये वेस्ट का द एंड करने की बात करता है तो इस वजह से ये एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ब्लॉक है। जैसे कि आप देखेंगे तो वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा कार्बन बॉर्डर टैक्स लाया गया, यानी कि वो नेशंस जो ऑलरेडी डेवलपमेंट कर चुके हैं, अब अगर मान लो कि इंडिया और चाइना जैसी कंट्री से स्टील जो है वो एक्सपोर्ट करा जाएगा तो इंटरनेशनल मार्केट में इनका दाम बढ़ जाएगा। जस्ट बिकॉज कि आप देखोगे कि ये कंट्रीज जो है वो आज भी एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स को बराबर मेंटेन नहीं कर पाते हैं, तो इस वजह से इनके ऊपर जो है इनके प्रोडक्ट्स के वो अलग से टैक्स लगाया जाएगा और फिर ये मार्केट में महंगे बिकेंगे। इस वजह से आप देखोगे जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनके वहाँ के सामान ही लोग प्रेफर करेंगे।
आप इस ग्राफ को देखोगे तो आपको वेस्टर्न कंट्रीज का हिपोक्रेसी समझ में आएगा कि आज जब वो डेवलपमेंट कर चुके हैं तो वो ऐसे टैक्स की बात कर रहे हैं जहां पर इंडिया और चाइना जो है वो प्रोग्रेस के राह पर आगे बढ़ रहे हैं। इवन जिस प्रकार से एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक होते हैं जो कि लोन प्रोवाइड करने का काम करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा डोमिनेटेड होते हैं, तो इस वजह से ब्रिक्स ने अपना खुद का बैंक बनाया, न्यू डेवलपमेंट बैंक, जो कि आपको शंघाई में देखने को मिल जाएगा इसका हेडक्वार्टर्स। और इसका ऑब्जेक्टिव है कि ये जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं इनको सपोर्ट करना इकोनॉमिकली। साथ साथ में कंटिंजेंट रिजर्व अरेंजमेंट की भी बात करी जाती है, यानी कि किसी भी नेशन को अगर इमरजेंसी में फंड्स की ज़रूरत पड़े तो वो यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। इवन रशिया और चाइना काफ़ी समय से ब्रिक्स करेंसी भी बैक कर रहे हैं क्योंकि वो डी डॉलराइजेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि आज रशिया यूक्रेन वॉर है, तो स्विफ्ट से लेकर के बाकी सभी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस से रशिया को बाहर कर दिया गया है। और आज आलम यह है कि अगर कोई कंट्री रशिया के साथ ट्रेड करना भी चाहे तो फिर वो यूएस डॉलर में नहीं कर सकता है, क्योंकि ज़्यादातर जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है वो यूएस डॉलर में ही होता है। और ये जो करेंसी होगा ये गोल्ड बैक्ड करेंसी बताई जा रही है, यानी कि इसका जो वैल्यू होगा वो सोने के बराबर होगा। आज का जो फिएट करेंसी है इसका कोई भी वैल्यू कमोडिटी के हिसाब से नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे तो ये सोने के बराबर में इसको रखा जाएगा। नाउ जस्ट बिकॉज कि सऊदी अरेबिया जो है वो मेंबर बन रहा है 1 जनवरी 2024 से, तो यूएसए को ये पसंद नहीं आएगा, क्योंकि आप देखेंगे तो यूएसए और सऊदी के बीच में ऑलरेडी कोल्ड वॉर छिड़ा हुआ है। क्योंकि आप देखोगे कि उन्होंने कहा था कि ऑयल प्रोडक्शन को कट करने के लिए, क्योंकि जब भी जो ऐसे नेशंस ऑयल प्रोड्यूस करते हैं स्पेशली जिनको हम ओपेक के नाम से जानते हैं, अगर ये ऑयल प्रोडक्शन को कम करते हैं तो विश्व स्तर पर आप देखोगे कि ऑयल के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, यानी कि वो नेशंस जो ऑयल को एक्सपोर्ट करते हैं उनका प्रॉफिट बढ़ जाता है। और ऐसा यूएसए ने कहा था कि उस प्रोडक्शन को कम करो ताकि हमारा प्रॉफिट बढ़े, लेकिन सऊदी अरेबिया ने ऐसा नहीं किया, तो इस वजह से सबका प्रॉफिट इंक्लूडिंग यूएसए जो है वो ज़्यादा नहीं बढ़ पाया। यहाँ तक कि यूएसए ने थ्रेट भी दिया सऊदी अरेबिया को, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान जो हैं उन्होंने अपने रिश्तों को भारत और चाइना जैसे कंट्रीज के साथ में और ज़्यादा बढ़ाया, और वहीं यूएसए को उन्होंने अब इग्नोर करना भी चालू कर दिया है। ब्रिक्स को कई बार G7 के अगेंस्ट भी माना जाता है। G7 में आप देखेंगे तो जो एडवांस्ड इकोनॉमीज हैं वो जुड़ते हैं, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, जापान, जर्मनी, फ्रांस, इटली और कनाडा। जस्ट बिकॉज कि यहाँ पे इंडिया और चाइना नहीं आते हैं जो कि आज के समय में सबसे बड़े जाइंट हैं, तो इस वजह से इसको इसका ऑल्टरनेटिव भी माना जाता है। और अब ये नए मेंबर्स ऐड होने के बाद में इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो 36% ऑफ वर्ल्ड्स जीडीपी होगा और साथ साथ में 46% ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। तो बेसिकली डी डॉलराइजेशन के लिए आप देखोगे तो बाइलैटरल करेंसी स्वैप एग्रीमेंट पे काम करेगा, जहां पर दो नेशंस अगर आपस में व्यापार कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि वो दोनों ही नेशंस का जो करेंसी हो वो सिमिलर हो, बल्कि वो वैल्यू के हिसाब से कंसिडर किया जाएगा। फिर एक डॉलर भी हो सकता है और एक पाउंड भी हो सकता है, यानी कि कुल मिलाकर के जो डिपेंडेंसी है वो यूएसए के डॉलर पर कम करा जा रहा है। और सऊदी अरेबिया भी जो पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट साइन करा हुआ है यूएसए के साथ में, उसका भी वैल्यू अब कम होता जाएगा, यानी कि पेट्रोल सऊदी अरेबिया प्रोवाइड करते थे और डॉलर यूएसए प्रोवाइड करता था उसके हिसाब से। इवन भारत ने भी अपने यूपीआई ऐप्स का बढ़ावा दिया है और विश्व स्तर पर हम इस चीज को और भी ज्यादा पेनिट्रेट कर रहे हैं, इंक्लूडिंग फ्रांस एंड यूएई के रिसेंट विजिट के हिसाब से। चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग जो है वो अचानक से बिजनेस फोरम का जब समिट हो रहा था तो वो गायब हो गए जैसे अपने फॉरेन मिनिस्टर की तरह, और इसके बाद से वो उस समिट को अटेंड नहीं करे हैं। यहाँ तक कि शी जिनपिंग को साउथ अफ्रीका ने कंट्रीज हाईएस्ट सिविलियन ऑनर भी दिया है, और प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसको कहा है कि मल्टीपोलर वर्ल्ड फेथ जो है वो इससे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा इस एक्सपेंशन से। और क्योंकि भारत आप देखोगे तो ग्लोबल साउथ लीडर भी बताया जा रहा है, इस वजह से कहीं ना कहीं हमारे ऊपर जो है वो बहुत ही ज्यादा निर्भरता है, और भारत को अपने एक्सपोर्ट्स को और भी ज्यादा बढ़ाना है और साथ साथ में हमें आत्मनिर्भर भारत की तरफ आगे बढ़ना है। क्योंकि भारत नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी के तहत हम अपने रिश्तों को यूएसए और जापान के साथ में भी अच्छा रखेंगे, साथ साथ में चाइना और रशिया, लेकिन हम डिपेंडेंसी नहीं दिखा सकते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि भारत जो है वो ऑलरेडी चाइना का जो बिगेस्ट वीकनेस है उस पर हम कंट्रोल करके रखे हुए हैं। क्या आपको पता था कि नहीं ये बात? और अगर नहीं पता है तो फिर इस वीडियो के तुरंत बाद हमारे चैनल पर इससे रिलेटेड एक डिटेल्ड वीडियो करा है, जो कि आप जाकर के पूरा जरूर देखिएगा, और साथ साथ में डिकोडिंग विद रजत एंड खुशी चैनल को आप सब्सक्राइब
सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द लोग जो हैं वो सिर्फ वीडियोस को देखते हैं और फिर चले जाते हैं। तो एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए और हमारे ऐसे ही कंटेंट को और ज़्यादा प्यार दीजिए ताकि हमें पसंद आए कि यस, आप हमारे उन कंटेंट को पसंद कर रहे हैं। चलिए, वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।